और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन गुरु चैनल। एजुकेशन गुरु चैनल में हम चुनावी परिचर्चा को ही लेकर के मुद्दों की बात एक प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे बीच में है भोजपुरी मिरर चैनल के प्रधान संपादक रत्नाकर मिश्रा सर। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। रत्नाकर सर, बड़ा ही दिलचस्प बात, जब वाराणसी की बात आती है तो लोगों के जहन में बड़ा दिलचस्पी पैदा हो जाता है। आप ऐसे भी तो जानते हैं कि आप तो मीडिया से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, तो चुनावी जो मुद्दा होता है जैसे लगता है कि कोई महापर्व आ गया है, लोगों में सरगर्मी बड़ी तीव्र हो जाती है। और उसमें भी अगर काशी का चुनाव हो, बनारस का चुनाव हो, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन हम बेसिक सवाल से हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे रत्नाकर मिश्रा जी ये है कि पूरे देश में कई संसदीय क्षेत्र हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से ही चुनाव क्यों लड़ते हैं? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने इस खास शो में मुझे आमंत्रित किया। जी। बात नरेंद्र मोदी की नहीं है। बात नरेंद्र मोदी एक किसी पार्टी के पर्टिकुलर किसी पार्टी के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी आज के डेट में, आज समय में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी एक खुद में एक ब्रांड है जी, जिन्होंने मतलब 50 सालों तक राजनीति को चिमटे तक से नहीं छुआ, और वो बंदा अचानक से आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में उभरता है। और पहली बार जब वो बिना किसी भी पद के, बिना किसी भी चुनाव के, बिना किसी भी इलेक्शन लड़े उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है गुजरात का। उसके बाद इलेक्शन होता है, वो इलेक्ट करके आते हैं और 15 साल तक गुजरात की राजनीति को और गुजरात को अपना 100% देते हैं। आपको याद होगा कि जब 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उस वक्त एक कौतूहल सा था संपूर्ण विपक्ष में कि ये कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन भाग्य का यूँ कहें तो एक चमत्कार जैसा कि पहली बार आदमी एक जिसका पृष्ठभूमि राजनीति नहीं है, जो राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता, अचानक से आता है, 15 साल गुजरात का मुख्यमंत्री होता है और पहली ही बार एमपी का इलेक्शन लड़ता है, और पहली ही बार एमपी का इलेक्शन लड़ता है, इलेक्ट होता है और प्रधानमंत्री बनता है 2014, 2019 और अब 2024। आपने कहा कि वाराणसी से ही क्यों लड़ते हैं। जी। वाराणसी धर्म नगरी कही जाती है और नरेंद्र मोदी बाबा के बड़े भक्त हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कचहरी में 2014 में अपना नामांकन किया था तो उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने बुलाया है। तो इस पे बहुत सारे लोग, विपक्षी लोग हंगामा भी किए। हाँ, नहीं, हंगामा की बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी जी, इनको जितना पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनको इतना तिरस्कार मिला और इतनी गालियां मिली हैं विपक्ष से कि अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जिसको इतनी गालियां मिली हो। लेकिन उन गालियों को ये पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, और वो जो पॉजिटिव वे में ले जाते हैं तो उसका इनको बेनिफिट मिलता है। आपने देखा होगा कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनी तो अखिलेश यादव ने एक जुमला छोड़ा था कि एक डबल इंजन की सरकार, और वो डबल इंजन की सरकार को इन्होंने अपना स्लोगन बना लिया। डबल इंजन की सरकार को इन्होंने अपना स्लोगन बना लिया, और अब तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। अभी कुछ दिन पहले किसी के मुंह से मैंने सुना। ये ट्रिपल इंजन कैसे हुआ? अब ट्रिपल इंजन अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ बहुत बड़ा बम फूटेगा। अच्छा मिश्रा जी, फिर वही बात, हाँ, कि क्यों यहाँ से क्यों चुनाव? देखिए, धर्म नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है,
आपको याद होगा 2014 में उन्होंने गांधीनगर से भी चुनाव भरा था और वहाँ से भी जीते थे। जब बात आई कि अब कहाँ का रखेंगे और कहाँ से इस्तीफा देंगे, तो ये ऊहापोह की जो स्थिति थी उसमें अंतिम निर्णय नरेंद्र मोदी जी का ही था। उन्होंने गुजरात से इस्तीफा दे दिया और वाराणसी को कायम रखा। और वो चीज़ दिखती है आज बनारस में। आप देखिए 2014 के पहले का बनारस और 2014 से और अब 2024 का जब चुनाव हो रहा है तब का बनारस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वो मिसाल कायम की है नरेंद्र मोदी ने। यूँ कहें तो बनारस में अगर आदमी 2000 के पहले का आया हो और अब आए तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बनारस में हूँ या सिंगापुर में हूँ। अच्छा, आप जब वाराणसी एयरपोर्ट उतरते हैं और वहाँ से जब बनारस की तरफ आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि या कि वही रोड है, वही सड़कें हैं कि जहाँ पे हम सोचते थे कि जाने के लिए कितने खड्डे, सिंगल लेन रोड, और बड़ा विचित्र सा लगता था। लेकिन आज ऐसे लगता है कि हम इंडिया में नहीं हैं। तो ये जो बदलाव आया है और इतने रोजगार, स्टेडियम्स, रिंग रोड, क्या नहीं दिया है। आप देखेंगे विजय जी कि पहले लंका जाने के लिए, वेचू जाने के लिए उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अभी अगले हफ्ते जो है हम लोग इसी पिछले शनिवार को हम और हमारे मित्र हैं रुपेश जी, हम लोग संकट मोचन दर्शन करने गए थे। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ट्रैफिक से दूर, ट्रैफिक न के बराबर, और हम संकट मोचन पहुंच गए। थोड़ा सा भाई अगर आप सुविधा चाहिए तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है। और नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना एक स्लोगन है कि अगर मरीज को ठीक करना है तो कड़वी दवाई देनी पड़ती है। तो कड़वी दवाइयों में तो बहुत कुछ था, GST था, 370 था, ट्रिपल तलाक था, काफ़ी कुछ है। अच्छा मिश्रा जी, हाँ। ये तो मान लीजिए पूरे देश के स्तर की बात हुई। हाँ। 370 है, GST है, तमाम चीज़ें हैं। फिर वही बात, मेरा फिर से वही सवाल है कि जैसे ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, सड़कें बनाई, रोड बनाया, रोजगार मुहैया किया, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिर्फ बनारस का डेवलपमेंट करने से पूरे देश का तो विकास होता नहीं है। अगर मोदी जी बनारस को में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया, ठीक है, विकास किया, तो इस विकास से पूरे देश के विकास से क्या मतलब है? देखिए विजय जी, जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बनारस का विकास, आप बनारस आइए और कहीं भी जाइए, आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम उसी पुराने बनारस में हैं। यहाँ के घाटों को देखिए, यहाँ की सड़कों को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो है। मतलब यहाँ के लोगों के लिए कितने रोजगार आए। अमूल का पूरा कॉरिडोर आया है, BHEL आया, ब्रिटानिया आया, क्या बोलते हैं, पार्ले आया। ऐसी कम से कम 250 कंपनियां बनारस में आई हैं जिनसे लोगों को, कई लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इन सब चीज़ों से अभी BHEL का नया प्लांट आ रहा है करखियाओं में। अमूल का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने अभी जस्ट 23 फरवरी को किया। आप सोचिए क्या चाहिए विपक्ष को, तो कुछ तो चाहिए ना बोलने के लिए। मिश्रा जी, एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है कि मोदी जी यहाँ से इसलिए खड़े होते हैं कि अगर ये देखिए हिंदी पट्टी का, दूसरी बात है ये धार्मिक स्थल है, पूरे विश्व स्तर पे देखा जाए तो पूरे विश्व का ये सबसे पुराना शहर है। तो हो सकता है ये भी मुद्दा हो सकता है उनका कि अगर हम यहाँ पे डेवलप करते हैं तो जितने भी देश दुनिया से लोग आते हैं तो वो देख पाएंगे कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो हम पूरे देश में एक नायाब तस्वीर हम कायम कर सकते हैं। अब जैसे इधर बिहार है, इधर झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर दिल्ली है, यानी तमाम जो हिंदी पट्टी है खास करके जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इवन कि साउथ के भी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को अगर मौका मिले दिखाने तब तो वो दिखाए। उन्होंने कहा था कि हम तस्वीर बदल देंगे, तो हो सकता है कि बनारस की तस्वीर को बदल करके लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। और उनके पास वो समय भी आया, 14 से लेकर के 19 तक का समय, ठीक है।
अच्छा, सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष के लोग लगातार जो है आक्रमण कर रहे हैं महंगाई को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बिजनेस में जो तमाम परेशानियां आ रही है, इस पे मोदी जी कैसे सामना कर पाएंगे अपने ही संसदीय क्षेत्र में, खास करके जैसे कि अजय राय अक्सर जो है इन चीज़ों को उछालते रहते हैं उनके, और इस बार शायद कांग्रेस से वो खड़े भी होंगे। विपक्ष कौन है? मैं आपसे जो सत्ता के अलावा जो लोग हैं, हाँ वो लोग विपक्ष में हैं। क्यों परेशान? आप सबसे पहले तो ये समझिए कि क्यों परेशान है। क्यों परेशान है? कोई अगर 70 साल सत्ता में रहे और अचानक से एक व्यक्ति आता है 2014 में और आपको मक्खी, मतलब दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दे, तो आपकी मनस्थिति क्या होगी? मिश्रा जी एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि अक्सर जो हम अगर किसी चीज़ की डिमांड करते हैं या मांग करते हैं, विपक्ष आकर अपनी बात रखता है तो बार बार 70 साल की लोग दुहाई देते हैं, ऐसा विपक्ष का मानना है। तो क्या 70 साल का दुहाई देते रहने से वर्तमान का जो परिदृश्य में महंगाई है, जो बेरोजगारी है, एजुकेशन है, जो व्यापार में असुविधा हो रही है, ये दुहाई देने से तो खत्म नहीं हो जाती है ना? देखिए विजय जी, मैं आपसे एक चीज़ आप स्पष्ट समझ लीजिए जी कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं और भले से वो गुजरात के परिदृश्य से हो, लेकिन मैक्सिमम जो देश को प्रधानमंत्री मिले हैं वो उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, हैं गुजरात के लेकिन लड़ते कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। तो अब वो नागरिक भी तो यहीं के हो गए ना। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो रोड है, वाराणसी और एयरपोर्ट का रोड है, आप भी देखते रहेंगे कि यहाँ पे महीने में 10 से 12 दिन वीआईपी मूवमेंट होता है। कोई न कोई नेता आते हैं, रोड ब्लॉक्स होते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति से पूछिए कि अरे यार मोदी जो है इस रोड पे लोगों को परेशानी होती है, वीआईपी मूवमेंट की सूरत ब्लॉकिंग होती है, बैरिकेटिंग होती है, लेकिन पब्लिक क्या कहती है पता है आपको? पब्लिक कहती है कि जो उन्होंने यहाँ के लिए किया है उसके लिए कुछ भी नहीं, 2 घंटा और जाम रहेगा, हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये मनस्थिति है, इसलिए मोदी को वाराणसी पसंद है और वाराणसी को मोदी पसंद है। अच्छा, एक सवाल मिश्रा जी बड़ी तेजी से, ठीक है मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बनारस में काम किए, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ही छोड़िए कि आप मुझे बताइए कि किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लोगों को रोजगार मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। लोगों के घर भी ढहाए गए, लोग बेघर भी हुए। जो सांस्कृतिक धरोहर है, विपक्ष का ये जो मुद्दा है, वो लोग मानते हैं कि बनारस के सांस्कृतिक धरोहर को उन्होंने ध्वस्त किया है। ये विपक्ष का जो है लगातार मामला है, आक्रमण भी कर रहे हैं। हो सकता है कि इस लोकसभा के चुनाव में भी वो शस्त्र बनाए। ठीक है, महंगाई बेरोजगारी एक अलग मैटर है। उनका कहना है कि ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की धरोहर को आप बना रहे हैं, और खास करके बनारस के जो परिक्षेत्र है, लगातार हाईवे बनाने या तमाम चीज़ों करने में पेड़ काटे गए, और इसका परिणाम जो है वाराणसी के मौसम पे भी पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके लिए तो उन्होंने क्या कोई उपाय किया है? देखिए विजय जी, डेवलपमेंट होगा हाँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं। और आपने कहा घर ढहाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर दिए भी गए हैं। ये विपक्ष आपको नहीं बताएगा, विपक्ष ये नहीं बोलेगा। मतलब उसको तो ये दिखता है ना कि मतलब ऐसी चीज़ें कुछ लाए हम कि ताकि हम हमला कर सकें। राहुल गांधी की बात कर लीजिए। राहुल गांधी, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छे परिवार से भी आते हैं, लेकिन बात वही है कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को एक कोई खिलौना दे दो और मस्त खेलता है, वहाँ से छीन लो तो वो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी बोलता है। तो सत्ता इनके लिए खिलौना थी, और जैसे ही खिलौना छीन लिया गया, ये सब की सब फ्रस्ट्रेट है। मतलब स्टडी करके अच्छे से आएंगे, रोड पे बैठेंगे, माइक घर पे बैठ मस्त एकदम वर्कआउट करके आते हैं, लेकिन जैसे ही माइक सामने आती है, माइक में बोलते हैं तो वो जो वर्कआउट होता है भूल जाता है। अच्छा, एक बात, जो हम जिस मुद्दे पे, चुनावी मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से हम लोग वहीं पे आते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब यहाँ से खड़े हो रहे हैं। हाँ।
विपक्ष में कांग्रेस से हो सकता है अजय राय खड़े हों। कांग्रेस से, कांग्रेस, सपा और पीडीपी तीनों की गठबंधन से अजय राय जी खड़े हैं। अजय राय जी खड़े होंगे। अच्छा, पिछले चुनाव में मोदी जी अलग खड़े हुए थे, अरविंद केजरीवाल साहब भी यहाँ पर चुनाव लड़े थे, ठीक है, और शायद सेकेंड पोजीशन उनका रहा, थर्ड में अजय राय हुए। अब देखिए, जो उस समय का जो था, कहीं ना कहीं वोट बट गया था, है ना। अब इस बार जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष, तो ऐसा नहीं लगता है कि मोदी साहब के विपरीत में जो है, जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ जो है एकजुट हुआ है, और इस बार चुनाव में हो सकता है मोदी जी को परेशानी हो? दूर दूर तक कहीं समानता नहीं है। अच्छा, दूर दूर तक कहीं समानता नहीं है। जो व्यक्ति आज एक आइकॉन बना हुआ है, नरेंद्र मोदी खुद में एक ब्रांड है। बीजेपी को अगर नरेंद्र मोदी से हटा दिया जाए तो बीजेपी कुछ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के समकक्ष, देखिए एक बात बताऊं आपको, अजय राय जीतने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, उनको पता है मुझे हारना है। एक प्रोफाइल बन जाएगी कि प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ा था। अच्छा, ये कैसे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे? कैसे आप? हमने देखा है, हमने लोगों का ओपिनियन भी लिया है। आपसे मैं अभी जस्ट आप पहले बोला ना कि 2 घंटे 3 घंटे रोड ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन यहाँ किसी को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ किसको होती है? जिसकी दुकानें बंद हो गई। अच्छा, ये जल्दी में एक सवाल मैं आपसे अंतिम पूछना चाहूँगा कि ठीक है, हम चुनावी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हम निकाल सकते हैं कि मोदी साहब के लिए ये वाराणसी सीट एकदम आसान है, सेफ है, एकदम सेफ है, एकदम सेफ, ऐसा आपका मानना है? एकदम 100%। तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रत्नाकर मिश्रा सर का जो अनुमान है कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए यह सीट अत्यंत आसान होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम अगले चुनावी मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।